लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से तुर्किश से जो पर्शियन है उसमें इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मतलब जो फ़ारसी भाषा है, पर्शियन लैंग्वेज है, उसको ऑफिशियल भाषा बना लिया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की वजह से जितने भी हमारी बुक्स हैं, लाइक हमारी रामायण है या महाभारत है, उनको भी हमने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बारे में पढ़ने के लिए मिले, नॉलेज मिले। क्योंकि एरिया टू एरिया अगर देखा जाए तो वेराई करती है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है द मेकिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, कि किस तरीके से जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स द हैंड रिटन बुक्स, मतलब हाथों के द्वारा जो लिखी गई चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। हस्तलिखित किताब के नाम से इसे जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ऑल मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर हैंड रिटन बुक्स। जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो सारी की सारी यहाँ पर क्या थी, हैंड रिटन बनाई गई है। द सेंटर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वॉज द इम्पीरियल किताब खाना। जो भी हमारा ये सेंटर माना जाता है, मतलब वो अक्षेत्र जहाँ पर इन सारी बुक्स को प्रिपेयर किया जाता था, वो हमारे लिए किस नाम से जाना जाता है, किताब खाना, जिसको हम एट प्रेजेंट लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। It was a place where the emperor's collection of manuscript was kept and new manuscript were produced. ये वो प्लेस होता था जहाँ पर राजा के द्वारा जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट है उनको कलेक्ट करके रखा जाता था। लाइक आपके स्कूल की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर बुक्स को रखते हैं। एंड न्यू मैन्यूस्क्रिप्ट वर प्रोड्यूस्ड, और जो नई किताबें हैं वो यहाँ पर बनाई जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 बच्चों का मैं लेती हूँ, तो एक आपका दरबार में है जो प्रेजेंट है वहाँ पर, वहाँ की सिचुएशन को देखता है। सेकंड वन वहाँ पर आपकी जो बुक्स है उसको लिखता है किताब खाना में। थर्ड वन पिक्चर्स बनाता है। फोर्थ वन वहाँ पर उसमें कलर करता है। और फिफ्थ वन वहाँ पर बुक बाइंड करने का काम करता है। तो इस तरीके से जितनी भी सारी की सारी कलेक्शंस हैं और बुक्स को बनाने का जो मेन वर्क है वो यहीं पर कंप्लीट किया जाता है। द मेकिंग ऑफ ए मैन्यूस्क्रिप्ट इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग ए वैरायटी ऑफ टास्क। इसके अलावा जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसमें बहुत सारे लोग इनरोल हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बुक लिखने से लेकर उसको बाइंड करने तक हर एक व्यक्ति का अलग अलग काम होता था। इसके अलावा प्रॉपर मेकर्स वर नीडेड टू प्रिपेयर द पेजेस ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। इसके अलावा जो आपकी पेपर मेकर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो पेजेस हैं उनको कलेक्ट करना, मतलब पेजेस की काफ़ी नीड होती थी, और उन पेजेस को अरेंज करना कि फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उनको लगाना उनका मेन वर्क होता था। इसके अलावा कैलीग्राफर जो सुलेखक होते हैं, जो जिनकी काफ़ी अच्छी राइटिंग होती है, टू कॉपी द टेक्स्ट। जो भी जैसे मान लो जो कोर्ट में दरबार में प्रेजेंट था उसने रफली एक चीज़ मेंशन की, मतलब रफली वहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसको राइट डाउन किया। लेकिन जो बाद में कैलीग्राफर्स होते थे जिनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी होती थी उनको वो टेक्स्ट दे दिया जाता था और वो उनको प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिपेयर करते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो गिल्डर्स होते हैं, मतलब चमकाने वाले, लाइक आपके जो एक तरीके से जो पेंटिंग करने वाले होते हैं, हम उनको इसमें कंसिडर करते हैं। एंड टू इल्यूमिनेट द पेजेस पेंटर्स टू ड्रॉ सीन्स फ्रॉम द टेक्स्ट, बुक बाइंडर्स टू गैदर द इंडिविजुअल पेजेस एंड सेट दैम विद इन द डेकोरेटिव कवर्स। इसके साथ साथ पहले पेज प्रिपेयर किया, फिर जो सुलेखक है मतलब कैलीग्राफर है उसने उन पेजेस को प्रॉपर तरीके से लिख के और अरेंज किया। आफ्टर दैट उसमें पेंटिंग की गई, और पेंटिंग के बाद इनको एक बुक बाइंडिंग है, जो उनके जो बाइंडर्स हैं उनके द्वारा बुक को बाइंड किया जाता है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति का एक अलग अलग कार्य हमने यहाँ पर डिफाइन किया। इसके बाद आता है हमारा द फिनिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज सीन एज ए प्रीसियस ऑब्जेक्ट, ए वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल वेल्थ एंड ब्यूटी। इसके बाद जो मैन्यूस्क्रिप्ट हमारी प्रिपेयर हो जाती थी, लाइक आपकी जो बुक है जब वो प्रिपेयर हो जाती थी तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल वेल्थ, मतलब एक बुद्धिजीविता के लिए एक समृद्धि, मतलब कहीं ना कहीं जैसे तुम फाइनेंशियली मनी के बेसिस पे वेल्दी होते हो, उस तरीके से ये अपनी द्वारा जो बुक्स है वो लिखी गई बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके द्वारा ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल वेल्दी माने जाते हैं। और ब्यूटी तो उसमें देखने के लिए तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जो भी बुक्स हैं अगर तुम एक कलरफुल बुक्स को देखोगे एज़ कम्पेयर टू एक ब्लैक एंड वाइट के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली जो कलरफुल बुक है वो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन भी करती है और बहुत अट्रैक्टिव भी दिखाई देती है। इसके अलावा कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स हैड ए हाई सोशल स्टेटस, और जो भी कैलीग्राफर्स होते थे ना, सुलेखक होते थे, और जो पेंटिंग करते थे उन बुक्स में, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी हमारे समाज में एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन से। इसके अलावा वेयर एज पेपर मेकर्स और द बुक बाइंडर्स डिड नॉट इंट्रोड्यूस एज ए हायर स्टेटस, और जो हमारे यहाँ पर बुक बाइंडर्स होते थे और
जो पेपर मेकर्स होते थे, मतलब पेपर लिखने के लिए जो पेपर प्रिपेयर किया जाता था, उनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जितनी कि कैलीग्राफर्स, मतलब बहुत अच्छी राइटिंग जिनकी है उनको, और जो पेंटर्स होते थे उनको, मतलब उनके बाद ही हम लोग पेंटर्स और पेपर मेकर्स है जो उनको इम्पोर्टेंस देते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है अकबर्स फेवरेट वॉज द नस्टालिक स्टाइल राइटिंग स्किल्स। मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसमें राइटिंग स्किल्स को हम नस्टालिक स्टाइल के नाम से जानते हैं। वो कला जिसके द्वारा हम अलग अलग अक्षर हैं जो उनको एक ऐसी शेप देना, एक ऐसी फॉर्म बनाना उनकी, जिससे कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखे। जैसे तुम्हारे यहाँ पर इटालियन स्टाइल होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके की थीम्स होती है जिसके बेसिस पे आप अपने जो अक्षर है उनको एक अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो उस तरीके से कुछ राइटिंग स्किल्स होती थी जो लोगों की काफ़ी डिफरेंट होती थी। अब जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है द पेंटिंग इमेज में, कि किस तरीके से जो इमेज है उनको पेंट किया जाता था। फर्स्ट पॉइंट आता है टू डिस्क्राइब एनी इवेंट पेंटिंग इमेज वर जर्नली यूज्ड। जब भी कोई इवेंट आपको डिफाइन करना है तो वहाँ पर उस इवेंट को दिखाने के लिए रिटर्न में तो अवेलेबल है ही चीज़ें, लेकिन साथ में हम कुछ पेंटिंग भी वहाँ पर बना देते हैं, जिससे कि जो लोग बेसिकली इलिटरेट है, अनपढ़ है, जिनको पढ़ना नहीं आता और सारी लैंग्वेज नहीं आती, वो उस पिक्चर को देखकर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि उसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। इसके अलावा व्हेन कैलीग्राफर्स रोट समथिंग इन ए बुक देन दे लेफ्ट सम स्पेस अराउंड इट फॉर पिक्चर्स। और जो कैलीग्राफर्स होते हैं, सुलेखक होते हैं, वो हमेशा जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके साथ में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं ताकि वहाँ पर पिक्चर लगा दी जाए, मतलब जो पेंटर्स हैं उनके द्वारा पिक्चर बना दी जाए, और जो चीज़ लिखी हुई है और उसके साथ में जो पिक्चर है उस पिक्चर को देखकर और टेक्स्ट को समझकर, मतलब पिक्चर को देखकर हम टेक्स्ट को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, और टेक्स्ट को पढ़कर पिक्चर को देखकर हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम पे किस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ मिलता था। इसके अलावा आर्टिस्ट इंसर्टेड ड्राइंग पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्स्ट। और जो आर्टिस्ट होते थे वो जो पिक्चर बनाते थे पहले उस टेक्स्ट को रीड करते थे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे ही वो पिक्चर को ड्रॉ करते थे। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है और पिक्चर में कुछ और मेंशन है, इस तरीके की चीज़ वहाँ पर नहीं मिलती थी। इसके अलावा द हिस्टोरियंस अबुल फजल डिस्क्राइब पेंटिंग एज ए मैजिकल आर्ट। और जो अबुल फजल है जिन्होंने अकबरनामा बुक लिखी थी अकबर के लिए, तो उन्होंने स्पेशली जो पेंटिंग है उनको एक वर्ड दिया है, एक टर्म दिया है जिसको बोला है मैजिकल आर्ट, कि ये वो आर्ट है जिसकी बेसिस पे आप लोग कहीं ना कहीं, मतलब एक ऐसी कला है ये जिसको देख कर ना हर एक इंसान इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। मान लो कोई बुक मैंने आपको दी लेकिन उस बुक में ना सिर्फ टेक्स्ट अवेलेबल है, सिर्फ रिटर्न में चीज़ें अवेलेबल है, बट देयर इज़ अ नो पिक्चर, तो वो बुक शायद आपको इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी पढ़ने में। लेकिन अगर मैंने टेक्स्ट के साथ साथ आपको हर पेज पे उसकी एक पिक्चर भी दी है तो आप हर पेज को काफ़ी बारीकी से और काफ़ी मतलब एक पूरी इंटेंशन के साथ पूरा टाइम डिवोट करके उस चीज़ को आप पढ़ने की कोशिश करोगे और आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगी वो थ्रू द पिक्चर्स। इसके अलावा अगर बात की जाए, इन हिज व्यू इट हैड द पावर टू मेक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक लिविंग ऑब्जेक्ट। मान लो बुक में कोई पिक्चर नहीं है तो आप ऐसा लगेगा कि शायद आप कुछ नॉन लिविंग चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कुछ है ही नहीं आसपास, लेकिन जब आप किसी चीज़ की पिक्चर देखकर और तब उसे पढ़ने की कोशिश करते हो तो आप एक विजुअल अपने माइंड में जनरेट कर सकते हो, एक इमेजनरी विजुअल आप देख सकते हो कि शायद ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था, तो वो आपको नॉन लिविंग नहीं बल्कि लिविंग थिंग नज़र आती है कि शायद ये एक जीवित चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ बल्कि मैं उसे देख रहा हूँ अपने सामने कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे सामने। By using the paintings of the emperors and his court created tensions between the rulers and the कंजर्वेटिव मुस्लिम एलाइट्स हु फॉलो उलेमास। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी थी कि जो ये पेंटिंग बनवाई जाती थी ना एम्परर्स के द्वारा बुक्स में, उसको लेकर मुस्लिम कम्युनिटी और जो रूलर्स होते थे ना उनके बीच में हमेशा विवाद रहता था। अकॉर्डिंग टू द उलेमास, जो मुस्लिम कम्युनिटी के हेड माने जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग एक ही स्ट्रक्चर होता था कि भाई ये जो पेंटिंग्स वगैरह आप बनाते हो ना ये सही नहीं है। आप अपनी पेंटिंग में क्या बना रहे हो, या तो आप एनिमल्स के पिक्चर्स बना रहे हो या फिर आप किसी इंसान के पिक्चर बना रहे हो, लेकिन उलेमा रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये अलाउ ही नहीं है। आप सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न में दो जो आपको जो भी देना, लेकिन पेंटिंग बनाना ये हमारे रूल रेगुलेशंस के काफ़ी अगेंस्ट माना गया है। अकॉर्डिंग टू द उलेमा देयर वर बैन ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जो प्रॉफिट मोहम्मद है, ठीक है, उन्होंने पेंटिंग के ऊपर बैन लगाया था अपने टाइम पीरियड में जब उन्होंने फर्स्ट वन स्टार्ट किया था, जब मुस्लिम कम्युनिटी को स्टार्ट किया 612 में उन्होंने, तो उस टाइम पर उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए थे और स्पेशली पेंटिंग के ऊपर उन्होंने बैन लगाया था। इट वुड सजेस्ट दैट द आर्टिस्ट वर गेटिंग टू कैप्चर द पावर ऑफ क्रिएशन इन देयर हैंड्स। वो कहते हैं हमेशा कि जो तुम ये पेंटिंग बनाने का राइट इनको दे रहे हो ना, इससे इन लोगों के पास है ना जो वो पावर आ जाते हैं, किस चीज़ की, पावर ऑफ क्रिएशन की, ये कुछ भी बना सकते हैं।
मान लो प्रॉफिट मोहम्मद ने या किसी का रूल रेगुलेशन है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो सब कुछ पॉजिटिव ही वहाँ पर अपने कोर्ट या दरबार में कर रहा है, शायद कुछ नेगेटिव पॉलिसीज़ भी वो जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से लोगों के साथ शायद कुछ अच्छा ना माना जाए। तो ये एक बड़ा रीज़न माना गया है कि तुम कुछ लोगों के हाथ में, लाइक जो पेंटर्स हैं उनके हाथ में तुम किस चीज़ का राइट दे रहे हो, राइट टू पावर ऑफ क्रिएशन, कि भाई तुम कुछ भी पावर है तुम्हारे पास कि तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि हमारे समाज में गलत माना गया है। किसके द्वारा? सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, नॉट फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी के द्वारा। तो यहाँ पर दिस वॉज ए फंक्शन दैट वॉज बिलोंगिंग ओनली टू द गॉड, और वो हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सनस हैं, उलेमाज है, जो वो कहते हैं कि जो ये पावर ऑफ क्रिएशन है इट्स ओनली इन द हैंड ऑफ द गॉड, ये सिर्फ भगवान के हाथ में है, नॉट फॉर द अदर पर्सनस। और अगर तुम पावर ऑफ क्रिएशन अगर इन लोगों के हाथ में दोगे तो ये अपने आप को भगवान से कम नहीं समझेंगे, और अगर अपने आप को भगवान समझने लगे तो आने वाले टाइम में हमारी तो रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी इनके सामने। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशंस ऑफ द शरिया चेंज्ड विद टाइम, लेकिन टाइम टू टाइम जो ये शरिया के रूल रेगुलेशंस हैं दे आर टोटली चेंज्ड। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता रहता है, ग्रोथ होती रहती है, तो इंसान बाहर की चीज़ों से कनेक्ट होकर अपनी पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको बदलता रहता है, तो बाद में चल के ये इशू भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है हमारा अकबरनामा एंड द बादशाहनामा। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट बताया था कि कुछ बुक्स होती हैं, कुछ की जो ऑटोबायोग्राफी है जो खुद रूलर्स ने लिखी है, लेकिन कुछ उनकी बायोग्राफी है, दोज आर रिटन बाय द अदर पर्सन्स, जो दूसरे बाहर के कोटियार आए हैं दरबार में, जो बाहर के ट्रैवलर्स आए हैं उनके द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे ही हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक अकबरनामा और दूसरा बादशाहनामा के बारे में। फर्स्ट वन, द इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स ऑफ द मुगल हिस्ट्रीज वर इन अकबरनामा एंड बादशाहनामा। हिस्ट्री ऑफ ए किंग अगर हम देखें तो मुगल हिस्ट्री में दो बुक्स के बारे में सबसे ज़्यादा नाम आता है, फर्स्ट वन अकबरनामा के बारे में और सेकंड बादशाहनामा के बारे में, जिसको हिस्ट्री ऑफ ए किंग मतलब एक राजा के इतिहास के नाम से भी जानते हैं। ईच मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेन्ड एन एवरेज ऑफ 150 पेजेस पेंटिंग्स ऑफ बैटल्स, सीज, हंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोड, सीन्स एक्सेट्रा। इसके साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम एक पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें तो इसमें कम से कम भी 150 पेजेस हैं। अगर मैं अकबरनामा की बात करूँ तो इसमें कम से कम तुम्हें 150 पेजेस मिलेंगे, जिसमें कुछ पेंटिंग किसकी है, बैटल्स की, कि किस तरीके से इन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरीके से इन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बनाई, किस तरीके से इनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन थी, किस तरीके की इनकी जो कोर्ट है, दरबार है, वहाँ पर सीन थे, मतलब कैसे कोर्ट में कौन कहाँ बैठा था, राजा कहाँ बैठता था। इसके अलावा राजा के द्वारा जो जो पॉलिसीज़ लगाई जाती थी उनका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या पड़ता था, वो सब कुछ इस मैन्यूस्क्रिप्ट में बाय द पेंटिंग हम लोग डिफाइन करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अबुल फजल ब्रॉट अप इन द मुगल कैपिटल ऑफ आगरा, और कहीं ना कहीं जो अबुल फजल है वो मुगल दरबार की जो कैपिटल थी आगरा, वहाँ पर आया था, और यहाँ पर आकर इसने अकबरनामा है जो अकबर के दरबार में आया, तो इसके बारे में पता चला ये काफ़ी अच्छा कैलीग्राफर भी है और काफ़ी अच्छा लिखता भी है, तो इसलिए इसको राइट दिया गया कि आप मेरे ऊपर एक बायोग्राफी लिखिए, तो अब वो अकबरनामा के नाम से जानी जाती है। ही वॉज वाइडली रीड इन अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक, फिलोसफी एंड सूफीज़म, और ये वो पर्सन था जिसको अरेबिक भाषा, अरबी भाषा भी आती थी, पर्शियन फारसी भाषा भी आती थी, और ग्रीक भाषा के बारे में भी इसे पता था, और इनकी फ़िलोसफी क्या है, किस तरीके का दर्शन शास्त्र है, और सूफीज़म जो सूफीवाद है, मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड जो धर्म है उनका, उसके बारे में भी उसको काफ़ी डीप नॉलेज थी। इसके साथ ही अपोज द व्यूज़ ऑफ द कंजर्वेटिव उलेमा, और ये हमेशा यही कहता था कि उलेमा जो ये कंजर्वेटिव थिंकिंग लेके चलते हैं ना, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कंजर्वेटिव थिंकिंग है इनके माइंड में, तो मतलब किस तरीके की सोच है कि भाई पेंटिंग की तो तुम्हें पावर ऑफ द क्रिएशन मिल गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ द ओनली द एक मैजिकल आर्ट हमारे पास है जिसके द्वारा हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन हम कोई गॉड नहीं है कि अगर हमने कुछ क्रिएशन की तो हम अपने आप को एक गॉड रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ ही अकबर इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटीज़, और इन्हीं क्वालिटीज़ के बेसिस पे अकबर बहुत ज़्यादा खुश इससे होता है, एंड ही डिसाइडेड टू राइट द अकबरनामा बाय द अबुल फजल, कि भाई अबुल फजल ही अब अकबरनामा लिखेगा। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्पर वॉज टू फ्री द स्टेट फ्रॉम द कंजर्वेटिव रिलीजियस लाइक पेंटिंग। इसके साथ ही साथ अकबर हमेशा एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही उद्देश्य लेके चलता था कि भाई जो ये कंजर्वेटिव थिंकिंग है ना रिलेटेड टू द रिलीजन, आप उससे बाहर निकलो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ये उलेमास के द्वारा जो बताया गया है या तो कम्युनिटीज़ के द्वारा बताया गया आप उसी को ही फॉलो करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो, हाँ बस वो किसी और के लिए हार्म नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो आर्ट है पेंटिंग की, तो आपको उस पेंटिंग की आर्ट को आगे बढ़ाना है, उसे डिक्रीज़ नहीं करना कि सोसाइटी के लोग क्या कहते हैं या रिलीजन क्या कहते हैं, उसके बेसिस पे नहीं देखना आपको। इसके अलावा बिगिनिंग इन 1589 अबुल फजल वर्कड ऑन द अकबरनामा फॉर 13 ईयर्स एंड डिवाइडेड इन 3 बुक्स।
जो अबुल फजल है उन्होंने 1589 ईस्वी में अकबरनामा को लिखना शुरू किया था और इसने 13 साल तक इस बुक के ऊपर काम किया और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। अकबरनामा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके 3 वॉल्यूम इसने बनाए थे, 3 अलग अलग पार्ट बनाए थे। और जो फर्स्ट वन था, जो क्रॉनिकल था इसका, वो बेसिकली आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। सॉरी, फर्स्ट वन है जो वो उसके फर्स्ट जो 2 क्रॉनिकल्स हैं उसके, वो इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। और जो थर्ड बुक थी इसकी, जो थर्ड पार्ट था, वो उसको आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के बारे में हमें थोड़ी लॉट ऑफ द इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अकबर का रूल रेगुलेशन और उसकी पर्सनल लाइफ क्या थी, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालता है।